क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप तनाव में होते हैं तो पेट में अजीब सी घबराहट या मरोड़ होती है, या फिर जब आप खुश होते हैं तो भूख अपने आप बढ़ जाती है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण है? द माइंड गट कनेक्शन किताब बताती है कि आपका पेट सिर्फ खाना पचाने का काम नहीं करता, यह आपका दूसरा दिमाग है। और यही दिमाग आपके मूड, सोचने के तरीके और यहां तक कि आपकी भावनाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। द माइंड गट कनेक्शन डॉ. एमरन मेयर द्वारा लिखी गई एक वैज्ञानिक लेकिन बेहद सरल भाषा में समझाई गई किताब है, जो हमारे शरीर के दो सबसे शक्तिशाली अंगों मस्तिष्क माइंड और आंत गट के बीच छिपे हुए रिश्ते को उजागर करती है। यह किताब हमें यह समझाती है कि कैसे आंत में मौजूद अरबों बैक्टीरिया, न्यूरॉन्स और रासायनिक संकेतक हमारे मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और संपूर्ण जीवन शैली को प्रभावित करते हैं। डॉ. मेयर अपने शोध और अनुभवों के माध्यम से यह दिखाते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव और यहां तक कि निर्णय लेने की शक्ति भी हमारे पेट की स्थिति से जुड़ी हुई हो सकती है। अगर आप अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह किताब आपको एक नई दिशा और समझ दे सकती है। क्या वाकई दिमाग और पेट जुड़े हुए हैं? अक्सर हम कहते हैं, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है, या पेट में तितलियां उड़ रही हैं। यह सिर्फ एक भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा जैविक कारण होता है। द माइंड गट कनेक्शन किताब इसी रहस्य को उजागर करती है कि कैसे हमारा मस्तिष्क, माइंड और आंत गट आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं और कैसे यह संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और समग्र स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। गट ब्रेन एक्सिस क्या है? गट ब्रेन एक्सिस एक बायोलॉजिकल प्रणाली है जो हमारे मस्तिष्क और आंत के बीच दो तरफा संचार को संभव बनाती है। यह प्रणाली मुख्यतः 4 घटकों के माध्यम से काम करती है: वागस नर्व, एंट्रिक नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर। इन सब के माध्यम से दिमाग आंत को सिग्नल भेजता है और आंत दिमाग को। 1. वागस नर्व दिमाग और आंत के बीच की मुख्य कड़ी वेगस नर्व हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रैनियल नस है जो सीधे मस्तिष्क से लेकर आंत तक जाती है। यह एक बाई डायरेक्शनल, दो तरफा हाईवे है जिसके माध्यम से दिमाग आंत को सिग्नल भेजता है, जैसे तनाव, डर, भूख, और आंत दिमाग को, जैसे असंतुलन, संक्रमण, सूजन। उदाहरण, जब आप तनाव में होते हैं तो वागस नर्व के जरिए आंत को संदेश जाता है और पेट में मरोड़, गैस या भूख मर जाती है। 2. एंटेरिक नर्वस सिस्टम पेट का दूसरा दिमाग। आंत में एक स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र होता है जिसे एंटेरिक न्यूरस सिस्टम ENS कहा जाता है। यह लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन्स से बना होता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद न्यूरॉन्स की संख्या से भी ज्यादा है। इस ENS को ही दूसरा दिमाग कहा जाता है क्योंकि यह बिना दिमाग की मदद के भी कई कार्य खुद कर सकता है। डाइजेशन, हार्मोन रिलीज और इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रित करता है। न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन का 90% यही बनता है, जो मूड और नींद के लिए जिम्मेदार है। 3. आंत में रहने वाले माइक्रोबायोम का योगदान। हमारी आंत में 100 ट्रिलियन से ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस रहते हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से गट माइक्रोबायोम कहा जाता है। यह माइक्रोबायोम सीधे हार्मोनल सिग्नल बनाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, वागस नर्व को उत्तेजित करते हैं, सूजन को नियंत्रित करते हैं, यानी हमारे पेट के बैक्टीरिया यह तय कर सकते हैं कि हम कैसा महसूस करेंगे: उदास, खुश, तनावग्रस्त या संतुलित। प्रक्रिया: जब आप कोई नकारात्मक विचार सोचते हैं, जैसे डर, तनाव, तो मस्तिष्क कोर्टिसोल रिलीज करता है। यह वागस नर्व के माध्यम से आंत तक सिग्नल भेजता है। आंत में ऐंठन, गैस, एसिडिटी, सूजन होती है। जब आपकी आंत असंतुलित होती है, डिस्बायोसिस, तो माइक्रोबायोम विषैले तत्व छोड़ते हैं। ये दिमाग तक पहुंचते हैं। इससे एंजाइटी, डिप्रेशन, थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वैज्ञानिक शोध क्या कहते हैं? UCLA और हार्वर्ड जैसे संस्थानों में हुए शोध बताते हैं कि गट ब्रेन एक्सिस के माध्यम से
प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेने वाले व्यक्तियों में डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण कम हुए। 2011 की एक स्टडी के अनुसार गट माइक्रोबायोम में बदलाव करने से माउस के व्यवहार में बदलाव आया। वे अधिक निडर हो गए। आईबीएस, इरिटेबल बावल सिंड्रोम वाले मरीजों में मानसिक समस्याएं सामान्य से ज्यादा पाई जाती हैं क्योंकि यह गट ब्रेन कनेक्शन की खराबी से जुड़ा है। माइंडफुलनेस, योग और ध्यान का प्रभाव। गट ब्रेन एक्सिस पर माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जैसे ध्यान, योग, श्वास प्रश्वास का सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये वागस नर्व को एक्टिवेट करते हैं, आंत में सूजन कम करते हैं, कोर्टिसोल को संतुलित करते हैं, माइक्रोबायोम को स्थिर रखते हैं, यानी आपका मानसिक और पाचन स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। खानपान का महत्व। गट ब्रेन एक्सिस को संतुलित रखने के लिए यह जरूरी है कि आप प्रोबायोटिक्स, दही, अचार, काम्बुचा का सेवन करें, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, फल, सब्जियां, साबुत अनाज, प्रोसेस्ड फूड, शुगर और ज्यादा एंटीबायोटिक से बचें। यह सब आपकी आंत को स्वस्थ रखने में मदद करेगा और दिमाग को भी। अगर यह संबंध बिगड़ जाए तो जब गट ब्रेन एक्सिस में असंतुलन होता है तो इसके लक्षण हो सकते हैं डिप्रेशन और एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, पेट दर्द, कब्ज या दस्त, ऊर्जा में कमी, यानी एक छोटी सी गड़बड़ी शरीर और मन दोनों पर असर डाल सकती है। क्यों जरूरी है गट ब्रेन कनेक्शन को समझना? द माइंड गट कनेक्शन हमें यह सिखाती है कि शरीर और मन को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। हमारी भावनाएं, विचार और व्यवहार केवल मस्तिष्क से नहीं, आंत और उसमें बसे छोटे छोटे बैक्टीरिया से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो केवल दवाओं या थेरेपी पर निर्भर न रहकर हमें अपनी पाचन प्रणाली, खान-पान और जीवन शैली पर भी ध्यान देना चाहिए। यह गहराई से समझना कि हमारा पेट सिर्फ खाना नहीं पचाता, यह सोचता भी है, आधुनिक विज्ञान की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक है। क्या आंत सोच सकती है? जब हम मस्तिष्क के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर सिर के भीतर स्थित ग्रे मैटर की कल्पना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पेट के भीतर भी एक मस्तिष्क होता है? जी हां, वैज्ञानिक इसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस या एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसे आमतौर पर दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है। यह हमारे पाचन तंत्र की दीवारों के भीतर फैला हुआ एक विशाल तंत्रिका तंत्र है जो सोचने, प्रतिक्रिया देने और यहां तक कि निर्णय लेने की क्षमता भी रखता है, लेकिन अपने स्तर पर। क्या है एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस? एंट्रिक नर्वस सिस्टम एक जटिल नेटवर्क है जो एसोफेगस, भोजन नली से लेकर रेक्टम, मलद्वार तक फैला होता है। इसमें करीब 100 मिलियन से अधिक न्यूरॉन्स होते हैं। यह संख्या स्पाइनल कॉर्ड से भी ज्यादा है। ये न्यूरॉन्स केवल पाचन को नियंत्रित करने के लिए नहीं होते, बल्कि वे संवेदनशील सूचनाओं को संसाधित करते हैं, रसायन बनाते हैं और आंत की गतिविधियों को आत्मनिर्भर रूप से संचालित करते हैं, बिना मस्तिष्क से सीधे आदेश लिए। इसलिए ईएनएस को स्वतंत्र मस्तिष्क कहा जाता है। एंट्रिक नर्वस सिस्टम के मुख्य कार्य: पाचन क्रिया का नियंत्रण, भोजन को आगे बढ़ाना, पेरिस्टालसिस, एंजाइम और एसिड का स्राव, पोषक तत्वों का अवशोषण, सिग्नलिंग और संचार, मस्तिष्क को संकेत भेजना जैसे सूजन या दर्द की स्थिति में, हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण, मूड और व्यवहार पर असर। 90% से ज्यादा सेरोटोनिन ईएनएस में बनता है। यह वही रसायन है जो खुशी, सुकून और संतुलन को नियंत्रित करता है। ईएनएस और मस्तिष्क का द्विपक्षीय संबंध, टू वे कम्युनिकेशन। ईएनएस और मस्तिष्क वैगस नर्व के माध्यम से लगातार संवाद करते रहते हैं। जब ईएनएस को लगता है कि कुछ असंतुलन है, जैसे बैक्टीरिया का हमला, सूजन, तो वह मस्तिष्क को संकेत भेजता है। इसी तरह अगर मस्तिष्क में तनाव है तो ईएनएस को भी उसका असर महसूस होता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी और पेट की समस्याएं जैसे आईबीएस, कब्ज अक्सर साथ साथ देखी जाती हैं। ईएनएस और माइक्रोबायोम का सहयोग। ईएनएस आंत में बसे गट माइक्रोबायोम से भी संवाद करता है। माइक्रोबायोम ईएनएस को डेटा भेजते हैं, जिससे ईएनएस तय करता है कि क्या प्रतिक्रिया देनी है। सही संतुलन, शांतिपूर्ण पाचन, अच्छा मूड डिसबायोसिस,
सूजन, थकान, मानसिक भ्रम शोध से क्या पता चलता है? 2005 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडी में बताया गया कि ईएनएस बिना मस्तिष्क के भी पाचन कार्य पूरा कर सकता है। यूसीएलए की रिसर्च कहती है कि ईएनएस आधारित परिवर्तन व्यक्ति के मानसिक व्यवहार को भी बदल सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने ईएनएस को साइलेंट इन्फ्लुएंसर कहा है, जो शरीर की कई बीमारियों की जड़ में हो सकता है। ईएनएस की खराबी से जुड़ी बीमारियां अगर ईएनएस ठीक से काम न करे तो हो सकती हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स, जीईआरडी, एंजाइटी और डिप्रेशन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, आईबीडी। इन बीमारियों का इलाज सिर्फ पेट की दवाओं से नहीं होता, मानसिक स्वास्थ्य पर भी काम करना पड़ता है। ईएनएस को स्वस्थ कैसे रखें? प्रोबायोटिक और फाइबर युक्त भोजन लें, प्रोसेस्ड और केमिकल युक्त फूड से बचें। योग और ध्यान करें, वागस नर्व को एक्टिवेट करने के लिए नींद पूरी करें, हार्मोन संतुलन के लिए तनाव से दूर रहें। ईएनएस का दुश्मन है स्ट्रेस, भावनाओं का पेट से रिश्ता। व्यावहारिक उदाहरण, गट फीलिंग। जब आप बिना किसी ठोस कारण के कोई निर्णय लेते हैं, वह आपकी आंत का सिग्नल होता है। पेट में मरोड़, कोई भावनात्मक आघात आने पर ईएनएस प्रतिक्रिया देता है। भूख न लगना या ज्यादा लगना, भावनात्मक उतार चढ़ाव ईएनएस को प्रभावित करते हैं। आंत सोचती है, महसूस करती है, प्रतिक्रिया देती है। हमारी आंत सिर्फ खाना पचाने वाली पाइप नहीं है, यह एक जटिल, आत्मनिर्भर और सूचनाओं से भरपूर तंत्र है जो हर दिन हमारे मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। एंटरिक नर्वस सिस्टम यानी दूसरा मस्तिष्क हमारी भावनाओं, फैसलों, मूड और जीवन की गुणवत्ता को उतना ही प्रभावित करता है जितना सिर के भीतर वाला दिमाग। अगर आप सच में अच्छा महसूस करना चाहते हैं तो सिर्फ दिमाग को नहीं, आंत को भी समझना और संतुलित रखना होगा। आंत में छुपे अरबों जीवाणु आपकी मानसिक स्थिति के असली कारीगर। हमारी आंत में लगभग 100 खरब सूक्ष्म जीव रहते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और अन्य माइक्रोऑर्गेनिज्म शामिल हैं। इनका सामूहिक समूह ही गट माइक्रोबायोम कहलाता है। पिछले कुछ दशकों में हुए शोधों ने यह खुलासा किया है कि ये सूक्ष्म जीव न केवल भोजन पचाते हैं, बल्कि हमारे मूड, व्यवहार, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और यहां तक कि अवसाद व चिंता जैसी मानसिक अवस्थाओं को भी प्रभावित करते हैं। यह अद्भुत प्रणाली सीधे हमारे दिमाग से जुड़ी हुई है। यही है गट ब्रेन माइक्रोबायोम एक्सिस। गट माइक्रोबायोम क्या है? गट माइक्रोबायोम क्या है? गट माइक्रोबायोम आंत के भीतर बसे अरबों जीवों का सामूहिक पर्यावरण है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के बैक्टीरिया प्रमुख हैं: फर्मिक्यूट्स, बैक्टेरॉइडेट्स, बैक्टीरॉइडीट्स, एक्टिनोबैक्टीरिया और प्रोटियोबैक्टीरिया, अन्य। इनका संतुलन बेहद जरूरी है। जब यह बैलेंस बिगड़ता है, जिसे डिसबायोसिस कहते हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। गट माइक्रोबायोम का मानसिक स्वास्थ्य से संबंध कैसे होता है? गट माइक्रोबायोम 3 प्रमुख तरीकों से मस्तिष्क को प्रभावित करता है। 1. न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन, न्यूरोकेमिकल प्रोडक्शन। आंत में मौजूद बैक्टीरिया ऐसे रसायन बनाते हैं जो मस्तिष्क के कार्य में सीधे शामिल होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, खुशी और मूड नियंत्रण 90% आंत में बनता है। डोपामाइन, प्रेरणा और इनाम प्रणाली, GABA, गामा एमिनो ब्यूटीरिक एसिड, तनाव और चिंता नियंत्रण। यदि आपके माइक्रोबायोम में असंतुलन है तो ये रसायन कम बनने लगते हैं और मूड बिगड़ने लगता है। 2. सूजन और इम्यून रिस्पॉन्स, इन्फ्लेमेशन एंड इम्यूनिटी। खराब माइक्रोबायोम से लीकी गट सिंड्रोम, लीकी गट हो सकता है, जहां आंत की दीवारें कमजोर हो जाती हैं। इससे विषैले तत्व और बैक्टीरिया खून में चले जाते हैं, जिससे शरीर में सूजन बढ़ती है। यह सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन मस्तिष्क तक पहुंचती है और मानसिक विकारों की शुरुआत कर सकती है। 3. वागस नर्व के जरिए सीधा संचार, वागस नर्व कम्युनिकेशन। आंत और मस्तिष्क के बीच की वागस नर्व एक प्रकार की सूचना केबल है। माइक्रोबायोम द्वारा पैदा हुए केमिकल्स इसी नर्व के जरिए दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। यदि बैक्टीरिया खराब हैं, तो यह सिग्नल नकारात्मक होंगे, जिससे मूड डिस्टर्ब हो सकता है। शोध क्या कहते हैं? साइंटिफिक फाइंडिंग्स। 1. UCL डॉ. एमरन मेयर।
शोध में पाया गया कि जिन महिलाओं ने कुछ सप्ताह तक प्रोबायोटिक युक्त दही खाया, उनके मस्तिष्क में भावनाओं को प्रोसेस करने के तरीके में बदलाव आया। 2. हार्वर्ड मेडिकल स्कूल मानसिक रोग जैसे डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर और ऑटिज्म सभी में आंत के बैक्टीरिया पैटर्न में गड़बड़ी देखी गई है। 3. जॉन क्रियन एंड टेड डिनान, आयरलैंड, इन्होंने साइकोबायोटिक्स शब्द गढ़ा, ऐसे प्रोबायोटिक्स जो मानसिक स्वास्थ्य सुधार सकते हैं। मानसिक रोगों से संबंध, गट माइक्रोबायोम एंड मानसिक बीमारियां। डिप्रेशन डिसबायोसिस से सेरोटोनिन कम बनता है। सूजन वाले मार्कर IL-6, TNF अल्फा डिप्रेशन में बढ़ते हैं। एंग्जाइटी, गट ब्रेन सर्किट पर दबाव, कम गाबा, ज्यादा कॉर्टिजोल, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स। ASD, बच्चों के माइक्रोबायोम पैटर्न में स्पष्ट अंतर, फीकल माइक्रोबायोटा। ट्रांसप्लांट से सुधार के लक्षण, सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर। प्रोबायोटिक्स ने कुछ केसों में लक्षणों में राहत दी। माइक्रोबायोम संतुलन के लिए क्या करें? प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स लें, जैसे दही, इडली, कांजी, इनुलिन युक्त सब्जियां। तनाव प्रबंधन करें, ध्यान, योग, माइंडफुलनेस तकनीकें। नींद को प्राथमिकता दें, 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद। बिना आवश्यकता एंटीबायोटिक्स से बचें, ये अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। सक्रिय जीवन शैली अपनाएं, नियमित व्यायाम गट फ्लोरा को संतुलित करता है। भविष्य का इलाज, साइकोबायोटिक्स और FMT साइकोबायोटिक्स, ऐसे प्रोबायोटिक्स जो दिमाग पर असर डालते हैं। FMT फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांट। RR स्वस्थ व्यक्ति की आंत के बैक्टीरिया को बीमार व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करना। मानसिक लक्षणों में राहत, माइक्रोबायोम, आपकी मानसिक दुनिया के अदृश्य राजा आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव हमारी पहचान, भावनाओं और मानसिक स्थिरता को गहराई से प्रभावित करते हैं। गट माइक्रोबायोम अब सिर्फ पाचन का विषय नहीं रहा, यह आपके मानसिक स्वास्थ्य का केंद्र बन चुका है। इसलिए अगली बार जब आप खुद को दुखी, चिड़चिड़े या अनफोकस महसूस करें, तो सिर्फ मस्तिष्क नहीं, अपने पेट और वहां रहने वाले अनदेखे मित्रों की स्थिति भी जांचें। जब हम मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस की अवस्था में होते हैं, तो उसका प्रभाव केवल मनोवैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि यह प्रभाव धीरे धीरे शरीर के कई आंतरिक अंगों पर गहराई से पड़ता है, खासकर आंत, गट पर। आधुनिक शोधों और न्यूरोगैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के क्षेत्र में हुए अवलोकनों ने यह स्पष्ट किया है कि मानसिक तनाव का सीधा असर हमारी पाचन क्रिया, आंतों की दीवारों, गट माइक्रोबायोम और यहां तक कि आंतों की प्रतिरक्षा प्रणाली पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है, तो शरीर में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल HPA एक्सिस सक्रिय हो जाता है, जो कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और अन्य तनाव उत्तरदायी हार्मोन को बढ़ाता है। यह एक जैविक प्रतिक्रिया है जो कभी हमें खतरे से बचाने के लिए विकसित हुई थी, लेकिन आज के समय में यह बार बार और लंबे समय तक सक्रिय रहती है, जिससे शरीर पर गंभीर दुष्प्रभाव होते हैं। तनाव के दौरान शरीर भोजन को गैर जरूरी मानकर आंत की कार्यक्षमता को कम कर देता है। इसका परिणाम यह होता है कि पाचन क्रिया धीमी हो जाती है, एंजाइम्स का स्त्राव घट जाता है और भोजन के आवश्यक पोषक तत्व शरीर में ठीक से अवशोषित नहीं हो पाते। साथ ही बार बार तनाव के कारण आंत की मांसपेशियां या तो अत्यधिक सक्रिय हो जाती हैं, जिससे डायरिया होता है, या निष्क्रिय, जिससे कब्ज की शिकायत होती है। इसके साथ ही तनाव के कारण गट मोटिलिटी, आंत की गति में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को भारीपन, अपच, गैस, ऐंठन या अस्थिर पेट जैसी शिकायतें होती हैं। लंबे समय तक जारी रहने वाला यह तनाव पाचन तंत्र को स्थायी रूप से प्रभावित कर सकता है और व्यक्ति को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS, फंक्शनल डिस्पेप्सिया या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD जैसे गंभीर पाचन विकारों की ओर धकेल सकता है। इसके अलावा तनाव का एक अत्यंत चिंताजनक प्रभाव लीकी गट सिंड्रोम की स्थिति को जन्म देना है। इसमें आंत की परतें, जो सामान्यतः केवल पोषक तत्वों को अवशोषित करती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और असामान्य रूप से बड़ी चीजें जैसे कि टॉक्सिन, हाफ डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स और बैक्टीरिया
रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। इससे पूरे शरीर में क्रॉनिक सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन उत्पन्न होती है, जो न केवल शारीरिक रोगों बल्कि मानसिक विकारों का भी प्रमुख कारण है। तनाव गट माइक्रोबायोटा के संतुलन को भी बाधित करता है। आंत में बसे ये सूक्ष्म जीव हमारे मस्तिष्क और मूड को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जैसे सेरोटोनिन, डोपामिन, GABA को निर्मित करने में सहायक होते हैं। तनाव की स्थिति में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या घटने और हानिकारक बैक्टीरिया के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे माइक्रोबायोम का संतुलन बिगड़ता है और मानसिक अस्थिरता और पाचन समस्या दोनों जन्म लेते हैं। इस स्थिति को डिसबायोसिस कहा जाता है, जो मानसिक बीमारियों जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD और शारीरिक बीमारियों जैसे ऑटोइम्यून रोग, स्किन एलर्जी, थकान को जन्म देने का माध्यम बन सकती है। इस जैविक प्रक्रिया के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण कड़ी है वागस नर्व। यह नर्व गट और मस्तिष्क के बीच दो तरफा संवाद का मुख्य मार्ग है। तनाव के प्रभाव से वागस नर्व की कार्यक्षमता कम हो जाती है, जिससे यह संवाद तंत्र अवरुद्ध या मंद पड़ जाता है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क और आंत के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान बाधित होता है और व्यक्ति शारीरिक रूप से अस्वस्थ और मानसिक रूप से असंतुलित महसूस करता है। इसी कारण तनावग्रस्त व्यक्ति केवल दिमागी रूप से नहीं बल्कि पेट से भी बीमार हो जाता है। इसके विपरीत जब हम तनाव को नियंत्रित करना शुरू करते हैं, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, योगा, डीप ब्रीदिंग और नेचर वॉक्स आदि के माध्यम से, तो शरीर का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड को उत्तेजित करता है। यह स्थिति पाचन के लिए अत्यधिक अनुकूल होती है, जिससे गट माइक्रोबायोम संतुलित होता है, आंत की परतें ठीक होती हैं और पाचन क्रिया सुधरती है। इसी प्रकार अच्छे खानपान, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक भोजन, पर्याप्त नींद और सकारात्मक दिनचर्या से गट को स्वस्थ बनाए रखा जा सकता है, जो अंततः मानसिक स्थिरता को भी जन्म देता है। वर्तमान समय में तनाव एक नया सामान्य बन चुका है, लेकिन इसे अनदेखा करना हमारे शरीर और मन दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता है, खासकर जब विज्ञान अब यह सिद्ध कर चुका है कि आप जो महसूस करते हैं वो केवल दिमाग नहीं, आपकी आंत भी तय करती है। अतः मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए केवल थेरेपी या मेडिटेशन ही नहीं, बल्कि अपने गट का ख्याल रखना भी अनिवार्य है। जब तक आपकी आंत स्वस्थ नहीं होगी, तब तक आप सच में शांत, प्रसन्न और मानसिक रूप से संतुलित नहीं हो सकते। यह समझना बेहद जरूरी है कि तनाव को हल्के में लेना आंतों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। हमारा आहार और पोषण केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं होता, बल्कि यह हमारे संपूर्ण शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की नींव है, विशेष रूप से जब बात गट हेल्थ की हो। आंत में करोड़ों सूक्ष्म जीव माइक्रोबायोटा रहते हैं, जो भोजन को पचाने से लेकर हार्मोन के निर्माण तक कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इस सूक्ष्म जीव समुदाय को सही संतुलन में बनाए रखने के लिए प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थों की भूमिका बेहद अहम होती है। प्रोबायोटिक फूड्स जैसे ताज़ा दही, किण्वित अचार, कांजी, किमची, सौकरकूट, सौवरक्राउट और केफिर जीवित लाभकारी बैक्टीरिया का प्रमुख स्रोत होते हैं, जो सीधे आंत में जाकर अच्छे बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाते हैं। वहीं प्रीबायोटिक फूड्स जैसे ओट्स, केला, लहसुन, प्याज, सेब और फाइबर युक्त अनाज उन अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं, जिससे वे फलते फूलते हैं। संतुलित गट माइक्रोबायोम के कारण सेरोटोनिन जैसे मूड रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन ठीक ढंग से होता है, जिससे व्यक्ति में तनाव, चिंता और अवसाद की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि लगभग 90% सेरोटोनिन आंत में ही बनता है, न कि मस्तिष्क में, और यह केवल भोजन की गुणवत्ता से प्रभावित होता है। इसलिए खराब खानपान जैसे अधिक चीनी, प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट और रेड मीट का अत्यधिक सेवन गट के बैक्टीरियल संतुलन को बिगाड़ देता है और मानसिक अस्थिरता को जन्म देता है। इसके विपरीत होल फूड्स आधारित डाइट, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, बीन्स, दालें, नट्स और सीड्स शामिल हों, आंत की परतों को स्वस्थ रखने, सूजन कम करने
और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायता करते हैं। फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर भोजन शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जिससे आंत और दिमाग दोनों को लाभ होता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो अलसी के बीज, अखरोट और मछली में पाया जाता है, भी गट की सूजन कम करता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। गहराई से देखें तो आधुनिक जीवन शैली में आहार का वेस्टर्नाइजेशन, यानी डिब्बाबंद भोजन, कृत्रिम मिठास और रासायनिक संरक्षक आंत की जैव विविधता को नष्ट कर रहा है। इससे सिर्फ मोटापा ही नहीं, बल्कि अवसाद, चिड़चिड़ापन, थकावट और सोचने की क्षमता में गिरावट तक देखने को मिलती है। वैज्ञानिक अब इसे साइकोबायोटिक न्यूट्रिशन कह रहे हैं, यानी ऐसी डाइट जो माइक्रोबायोम को प्रभावित कर मस्तिष्क की कार्यक्षमता बदल सकती है। इस सोच ने मनोविज्ञान और पोषण विज्ञान को एक साथ ला खड़ा किया है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य को दवा और थेरेपी के अलावा अब आहार के नजरिए से भी देखा जा रहा है। हमारे थाली में रखे हर एक पदार्थ का सीधा संबंध हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों से है। यदि हम सच में खुशहाल, शांत और ऊर्जावान बनना चाहते हैं, तो केवल मन नहीं, पेट के रास्ते से दिमाग तक पहुंचने वाली डाइट को प्राथमिकता देनी होगी। एक पुरानी कहावत अब वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुकी है, यू आर वट यू ईट एंड सो इज योर ब्रेन। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान अब स्पष्ट रूप से साबित कर चुका है कि आंत सिर्फ पाचन का केंद्र नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत संवेदनशील, सक्रिय और संप्रेषणशील प्रणाली भी है, जो लगातार हमारे दिमाग, ब्रेन को संकेत भेज रही होती है। इसे ही गट ब्रेन कम्युनिकेशन या गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है। आंत और मस्तिष्क के बीच यह संवाद वागस नर्व, वेगस नर्व और हार्मोनल तथा न्यूरोकेमिकल संकेतों के माध्यम से होता है। दिलचस्प बात यह है कि यह संवाद एक तरफा नहीं, बल्कि दो तरफा होता है। लेकिन जितना हम सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा संकेत आंत से दिमाग की ओर जाते हैं, न कि दिमाग से आंत की ओर। यानी आपकी आंत आपके दिमाग से बात कर रही है, और वह भी लगातार। आंत की परत में लाखों न्यूरॉन्स होते हैं, जिन्हें मिलाकर इसे कभी कभी दूसरा मस्तिष्क, सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। इस क्षेत्र को वैज्ञानिक भाषा में एंट्रिक नर्वस सिस्टम, ईएनएस कहा जाता है। ईएनएस दिमाग से स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकता है, और यह स्वयं निर्णय लेने, रसायन उत्पन्न करने और यहां तक कि मूड पर असर डालने की क्षमता रखता है। ईएनएस के द्वारा भेजे गए संकेतों के कारण ही हमें कभी कभी गुड फीलिंग या इंट्यूशन का अनुभव होता है, जैसे कोई निर्णय लेते वक्त पेट में हलचल महसूस होना या डर के समय पेट का सिकुड़ जाना। आंत से मस्तिष्क तक भेजे जाने वाले ये संकेत विभिन्न रूपों में होते हैं, जैसे हार्मोन, सेरोटोनिन, डोपामिन, न्यूरोट्रांसमीटर या सूजन पैदा करने वाले रसायन, साइटोकाइन्स। आंत में मौजूद बैक्टीरिया भी इन संकेतों को उत्पन्न करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, सेरोटोनिन, जो कि मूड को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका 90% से अधिक भाग आंत में ही उत्पन्न होता है। जब आंत में संतुलन होता है, तब सेरोटोनिन का उत्पादन सुचारू रहता है, जिससे व्यक्ति सकारात्मक, शांत और केंद्रित महसूस करता है। लेकिन जब आंत की स्थिति खराब होती है, जैसे डायबायोसिस, लीकी गट या सूजन की स्थिति में, तब यही सिग्नल अव्यवस्थित हो जाते हैं और मस्तिष्क तक भ्रमपूर्ण, अस्थिर या नकारात्मक संदेश पहुंचने लगते हैं। ये बात अब नैतिक और व्यवहारिक शोधों में भी सामने आई है कि जिन लोगों की आंत असंतुलित होती है, उनमें निर्णय लेने की क्षमता, समस्या सुलझाने की शक्ति और भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, वे छोटे छोटे तनावों से टूट जाते हैं और मानसिक रूप से थकान महसूस करते हैं। इसके पीछे सीधा कारण है कि उनकी आंत दिमाग को सही संकेत नहीं भेज पा रही। यही कारण है कि आधुनिक मनोचिकित्सक अब केवल मनोवैज्ञानिक थेरेपी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि मानसिक रोगों के इलाज में आहार, प्रोबायोटिक्स और गट हेल्थ को भी शामिल करने लगे हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया है कि जब चूहों की आंत से कुछ विशेष बैक्टीरिया निकाले गए, तो उनके व्यवहार में डर, आक्रोश और सामाजिक दूरी जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याएं देखी गईं, और वही बैक्टीरिया दोबारा देने पर
उनका व्यवहार सामान्य हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि आंत से दिमाग तक जाने वाले संदेश न केवल मूड को बल्कि व्यवहार और फैसले लेने की क्षमता को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए यदि आप अपनी भावनात्मक स्थिरता, निर्णय क्षमता और मानसिक स्पष्टता को मजबूत बनाना चाहते हैं तो केवल दिमाग की कसरत नहीं बल्कि आंत की सफाई और देखभाल भी जरूरी है। जब आपकी आंत संतुलन में होती है तब वह मस्तिष्क को स्पष्ट, संतुलित और पॉजिटिव संकेत भेजती है, जिससे आप तेज, संवेदनशील और प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम बनते हैं। दूसरे मस्तिष्क आंत को समझना और संभालना आपके पहले मस्तिष्क, दिमाग की शक्ति को दोगुना कर सकता है। शिशु के जीवन के पहले कुछ वर्ष, विशेषकर जन्म से लेकर 5 वर्ष की उम्र तक, केवल शारीरिक विकास के नहीं बल्कि गट माइक्रोबायोम और मस्तिष्क के आपसी संबंध, गट ब्रेन एक्सिस के निर्माण के भी सबसे निर्णायक चरण होते हैं। यह वह समय होता है जब शिशु का शरीर बाहरी दुनिया के सूक्ष्म जीवों से पहली बार संपर्क में आता है और उसकी आंत में एक जटिल और अनोखा माइक्रोबायोम बनना शुरू होता है, जो जीवन भर उसकी प्रतिरक्षा क्षमता, मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। जब शिशु जन्म लेता है तब उसकी आंत लगभग निष्क्रिय और बैक्टीरिया से मुक्त होती है, लेकिन जन्म के तरीके, नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन, स्तनपान की उपलब्धता, पर्यावरण और शुरुआती आहार, ये सभी कारक तय करते हैं कि उस शिशु की आंत में किस प्रकार के बैक्टीरिया विकसित होंगे। प्राकृतिक जन्म के दौरान शिशु मां की योनि और मलाशय क्षेत्र के लाभकारी बैक्टीरिया से संपर्क में आता है, जो उसकी आंत के पहले उपनिवेश बनाते हैं। वहीं सी सेक्शन से जन्मे बच्चों में यह प्रक्रिया अलग होती है और उनमें प्रारंभिक माइक्रोबायोम विविधता में कमी देखी गई है, जिससे उन्हें आगे चलकर एलर्जी, अस्थमा, मोटापा और मानसिक समस्याओं का खतरा अधिक हो सकता है। स्तनपान शुरुआती माइक्रोबायोम के पोषण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मां के दूध में मौजूद ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैकेराइड्स HMOs शिशु द्वारा पचाए नहीं जाते, लेकिन यह आंत के लाभकारी बैक्टीरिया जैसे बिफिडोबैक्टीरिया के लिए भोजन का कार्य करते हैं। इसके अलावा स्तनपान शिशु को ऐसे एंटीबॉडी और इम्यून मॉड्यूलेटर प्रदान करता है जो आंत की परतों को मजबूत करते हैं और दिमाग के विकास में सहायक होते हैं। शोध बताते हैं कि इस प्रारंभिक अवधि में जो माइक्रोबायोम विकसित होता है वह केवल पाचन नहीं बल्कि न्यूरो डेवलपमेंट यानी मस्तिष्क के विकास को भी प्रभावित करता है। आंत के बैक्टीरिया सीधे सेरोटोनिन, GABA और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण में भाग लेते हैं, जो बच्चे की भावनात्मक प्रतिक्रिया, नींद के पैटर्न, सीखने की क्षमता और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर इस दौरान आंत में असंतुलन पैदा हो जाए, जैसे एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक प्रयोग, संक्रमित आहार या कुपोषण, तो यह गट ब्रेन एक्सिस को असंतुलित कर सकता है, जिससे आगे चलकर ऑटिज्म, ADHD, एंग्जाइटी या अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह भी पाया गया है कि बचपन में अत्यधिक तनाव, उपेक्षा या हिंसा का अनुभव करने वाले बच्चों में गट माइक्रोबायोम की विविधता कम हो जाती है और शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। यह बच्चों को न केवल मानसिक रूप से अस्थिर करता है बल्कि उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी कमजोर बना देता है। इसीलिए अब मनोवैज्ञानिक और बाल रोग विशेषज्ञ एकमत हैं कि शुरुआती बचपन में सिर्फ पोषण ही नहीं बल्कि भावनात्मक सुरक्षा, स्नेह और स्थिरता भी गट और ब्रेन के समन्वय के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि अब माता-पिता को यह समझाया जा रहा है कि बच्चों को केवल दूध, खाना और दवाएं देना पर्याप्त नहीं है। उन्हें ऐसे वातावरण में बड़ा करना जरूरी है जो जीवाणु समृद्ध, प्रकृति से जुड़ा, रसायन मुक्त और तनाव मुक्त हो। मिट्टी में खेलने देना, प्राकृतिक प्रकाश, घरेलू पालतू जानवरों से संपर्क और बिना जरूरत के एंटीबायोटिक्स से परहेज, ये सभी साधारण कदम शिशु के गट ब्रेन सिस्टम को जीवन भर के लिए मजबूत बना सकते हैं। सारांशतः, शिशु के जीवन के शुरुआती वर्ष वह नींव हैं जिस पर उसकी मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता टिकी रहती है। आंत का माइक्रोबायोम कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह उन अनुभवों और परिस्थितियों का परिणाम है
जो हम जन्म से लेकर शुरुआती बाल्यावस्था तक झेलते हैं। यदि हम स्वस्थ, मानसिक रूप से सशक्त और व्यवहारिक रूप से संतुलित समाज चाहते हैं तो इसकी शुरुआत हमें बच्चों की आंत से करनी होगी, क्योंकि वहीं से दिमाग की भाषा शुरू होती है। आज के समय में जब हर छोटी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक दवाएं देना आम हो गया है और साथ ही प्रोसेस्ड फूड जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है, तब यह समझना बेहद जरूरी हो गया है कि ये दोनों चीजें हमारी गट हेल्थ यानी आंत की सेहत पर गहरा और नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। आंत में मौजूद अरबों बैक्टीरिया, जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहा जाता है, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की चाबी है। ये सूक्ष्म जीव न केवल भोजन को पचाने में मदद करते हैं, बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करने, हार्मोन के निर्माण, न्यूरोट्रांसमीटर बनाने और मस्तिष्क को संकेत भेजने जैसे कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। लेकिन जब यह संतुलित सूक्ष्म जीव समुदाय किसी बाहरी हमले से प्रभावित होता है तो उसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है, विशेषकर मस्तिष्क पर। एंटीबायोटिक्स, जो कि शरीर में संक्रमण फैलाने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए बनाई गई हैं, दुर्भाग्यवश यह फर्क नहीं कर पाती कि कौन सा बैक्टीरिया अच्छा है और कौन बुरा। नतीजतन जब हम बार बार और बिना जरूरत के एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं, तब यह हमारे गट माइक्रोबायोम को एक बंजर भूमि में तब्दील कर देता है। एक बार बैलेंस बिगड़ने पर शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने लगती है और अंत में डायस्बायोसिस यानी अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का असंतुलन पैदा हो जाता है। यह स्थिति केवल पाचन समस्याएं ही नहीं, बल्कि मानसिक समस्याएं जैसे थकान, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन और ब्रेन फॉग को भी जन्म देती है। कई शोध यह दर्शाते हैं कि बचपन में बार बार एंटीबायोटिक देने से बच्चों में भविष्य में एलर्जी, मोटापा और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करें खराब खानपान की, विशेष रूप से प्रोसेस्ड फूड्स, जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ट्रांस फैट, अतिरिक्त शक्कर, कृत्रिम रंग और संरक्षक प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, तो यह गट माइक्रोबायोम के लिए धीमाझर साबित होता है। ऐसे भोजन फाइबर से रहित होते हैं, जबकि फाइबर ही वह तत्व है जो अच्छे बैक्टीरिया का मुख्य आहार है। जब आंत को प्राकृतिक फाइबर नहीं मिलता तो लाभकारी बैक्टीरिया भूखे मरने लगते हैं और उनकी जगह हानिकारक बैक्टीरिया कब्जा जमा लेते हैं, जिससे सूजन, कब्ज, गैस और संक्रमण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। साथ ही प्रोसेस्ड फूड्स में उच्च मात्रा में मौजूद अतिरिक्त शक्कर आंत में यीस्ट, कैंडिडा और अन्य हानिकारक जीवों के अत्यधिक विकास को बढ़ावा देती है, जिससे लीकी गट सिंड्रोम जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। इस स्थिति में आंत की दीवारें कमजोर होकर विषैले तत्वों को सीधे रक्त में प्रवेश करने देती हैं, जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को भ्रमित कर देती है और ऑटोइम्यून बीमारियों का कारण बन सकती है। यह सब मस्तिष्क तक भी पहुंचता है, क्योंकि सूजन के कारण दिमाग में न्यूरो इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, जिससे मानसिक कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इसके विपरीत एक संतुलित और प्राकृतिक आहार, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, फर्मेंटेड फूड्स और प्रीबायोटिक्स होते हैं, वह गट में फायदेमंद बैक्टीरिया के लिए एक पोषक वातावरण बनाते हैं। लेकिन जब हम इसका उल्टा करते हैं, यानी फास्ट फूड, फ्रोजन डिनर, सॉफ्ट ड्रिंक और रेडी टू ईट स्नैक्स को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो यह हमारी आंत की जैविक विविधता, माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को नष्ट कर देता है। परिणामस्वरूप व्यक्ति थका हुआ, अस्थिर और मानसिक रूप से भ्रमित रहने लगता है, यहां तक कि कई बार गंभीर मानसिक विकारों की शुरुआत भी यहीं से होती है। एक और चिंताजनक पहलू यह है कि आजकल बच्चों को बहुत कम उम्र से ही प्रोसेस्ड स्नैक्स, डिब्बाबंद ड्रिंक्स और रेडीमेड खाना दिया जाने लगा है, जिससे उनका गट माइक्रोबायोम प्राकृतिक रूप से विकसित होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। इससे उनका मस्तिष्क और व्यवहार दोनों प्रभावित होते हैं और उन्हें भविष्य में कॉग्निटिव डेवलपमेंट और भावनात्मक स्थिरता से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि आंत कोई साधारण पाचन अंग नहीं, बल्कि एक स्मार्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो हमारे दिमाग से सीधा जुड़ा हुआ है। जब हम इसे अनावश्यक एंटीबायोटिक दवाओं और पोषणहीन भोजन से नष्ट करते हैं, तो हम न केवल अपनी पाचन क्रिया को बिगाड़ते हैं, बल्कि अपनी मानसिक स्पष्टता,
मूड और भावनात्मक संतुलन को भी जोखिम में डालते हैं। यही वजह है कि आज की नई चिकित्सा प्रणाली में डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट एक साथ मिलकर गट हेल्थ को प्राथमिकता दे रहे हैं, ताकि मानसिक बीमारियों से लेकर ऑटोइम्यून रोगों तक का इलाज पेट से होकर मस्तिष्क तक किया जा सके। आज के समय में जहां हमारी दिनचर्या भागदौड़, चिंता और मानसिक तनाव से भरी हुई है, वहां केवल दवाएं या खानपान ही नहीं, बल्कि माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस जैसे ध्यान, माइंडफुलनेस, योग और प्राणायाम हमारे गट ब्रेन एक्सेस को संतुलित करने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान अब इस बात को खुले तौर पर स्वीकार कर चुका है कि मन की स्थिति और श्वास प्रणाली सीधे तौर पर आंत के कार्य और उसमें बसे बैक्टीरिया समुदाय को प्रभावित करते हैं। गट और मस्तिष्क के बीच दो तरफा संवाद को गट ब्रेन एक्सेस कहा जाता है। यह संवाद वेगस नर्व के माध्यम से होता है, जो शरीर की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण नर्व मानी जाती है। यह नर्व मस्तिष्क से सीधे आंत तक जाती है और सूचनाओं का आदान प्रदान करती है, जैसे हार्मोन स्राव, इम्यून रिस्पॉन्स, पाचन गति और मानसिक अवस्था। जब हम ध्यान या योग करते हैं तो वेगस नर्व सक्रिय होती है और शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी रिलैक्सेशन सिस्टम को उत्तेजित करती है, जिससे शरीर की तनाव प्रतिक्रिया, स्ट्रेस रिस्पॉन्स शांत हो जाती है। जब तनाव कम होता है तो आंत की पेरिस्टालसिस, मांसपेशीय गति सामान्य होती है, पाचन क्रिया बेहतर होती है और माइक्रोबायोम को हानि पहुंचाने वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल का स्तर घटता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन और यौगिक श्वास तकनीकें जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी और गहरी पेट की सांस इस प्रक्रिया में विशेष रूप से प्रभावशाली होती है। एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित रूप से 8 सप्ताह तक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वालों के पाचन स्वास्थ्य में सुधार, चिंता में कमी और नींद की गुणवत्ता में वृद्धि देखी गई, और यह सब उनके गट माइक्रोबायोम की संरचना में सकारात्मक बदलावों से जुड़ा था। योग, विशेषकर ऐसे आसनों जैसे कि पवन मुक्तासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, भुजंगासन और मंडूकासन आंत की मालिश करते हैं, जिससे गैस, कब्ज और अपच जैसी समस्याएं कम होती हैं। ये पोज न केवल आंतों में रक्त प्रवाह बढ़ाते हैं, बल्कि आंतों में संचित विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। इससे आंत के बैक्टीरिया एक संतुलित वातावरण में पनपते हैं। जब पाचन तंत्र मजबूत होता है तो आंत मस्तिष्क को ज्यादा स्पष्ट और स्थिर संकेत भेजती है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के मूड, निर्णय लेने की क्षमता और भावनात्मक स्थिरता पर पड़ता है। ध्यान, माइंडफुलनेस मेडिटेशन का सीधा प्रभाव व्यक्ति की सोच, चिंता और भावनात्मक अस्थिरता पर होता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित होता है। इससे अमिग्डाला, जो डर और तनाव के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क का हिस्सा है, की सक्रियता घटती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, निर्णय और तर्क से संबंधित क्षेत्र, की शक्ति बढ़ती है। यह मानसिक संतुलन गट को स्थिर करने में मदद करता है, क्योंकि मस्तिष्क की शांति का प्रभाव सीधा आंत की दीवारों पर पड़ता है, जहां सूजन कम होती है और पाचन बेहतर होता है। इतना ही नहीं, नियमित योग और ध्यान करने वाले लोगों में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर बढ़ा हुआ पाया गया है, जो न केवल मानसिक संतुलन बनाते हैं, बल्कि गट की गति और बैक्टीरियल प्रोफाइल को भी प्रभावित करते हैं। चूंकि शरीर में लगभग 90% सेरोटोनिन गट में बनता है, इसलिए गट की शांति मस्तिष्क की शांति का आधार है, और यह शांति ध्यान और योग से ही प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा प्राणायाम और गहरी सांस लेने की तकनीकें शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर आंत की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती है और गट लाइनिंग की मरम्मत में सहायक होती है। यह ऑक्सीजन बैक्टीरिया के वातावरण को बेहतर बनाती है, जिससे लाभकारी माइक्रोब्स को बढ़ने का अवसर मिलता है और हानिकारक जीवों की संख्या कम होती है। इसलिए अब चिकित्सा विशेषज्ञ, न्यूरोसाइंटिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट इस दिशा में एकमत हो चुके हैं कि मानसिक स्वास्थ्य और पाचन स्वास्थ्य के बीच पुल का नाम माइंडफुलनेस और योग है। यह कोई वैकल्पिक चिकित्सा नहीं, बल्कि मुख्यधारा के इलाज का एक अहम हिस्सा बन रहा है। अस्पतालों में IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBD, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज
और एंग्जाइटी के इलाज के दौरान अब मेडिटेशन और योग को साथ में शामिल किया जा रहा है। निष्कर्षतः माइंडफुलनेस, योग और श्वास अभ्यास हमारी आंत और दिमाग के बीच टूटे हुए संवाद को फिर से जोड़ने का कार्य करते हैं। ये केवल मानसिक शांति के उपकरण नहीं हैं, बल्कि शरीर के सबसे बड़े जैविक सिस्टम गट माइक्रोबायोम के संरक्षक हैं। जब हम ध्यान करते हैं, हम केवल मन को नहीं बल्कि आंत को भी आराम दे रहे होते हैं, और एक स्वस्थ आंत ही एक शांत और स्पष्ट मस्तिष्क का निर्माण करती है। एक समग्र दृष्टिकोण जरूरी है। जब इलाज शरीर और मन दोनों का हो, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने आज जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है वह है मानव शरीर को टुकड़ों में नहीं, एक पूरे सिस्टम के रूप में समझना। शरीर के हर अंग और प्रक्रिया आपस में जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से मस्तिष्क ब्रेन और आंत गट के बीच की जटिल और संवेदनशील कड़ी। इन दोनों अंगों का संबंध इतना गहरा है कि वैज्ञानिकों ने इसे एक नाम भी दिया है, गट ब्रेन एक्सिस। इस कड़ी को ध्यान में रखते हुए अब यह स्पष्ट हो गया है कि केवल मानसिक समस्याओं का इलाज दवाओं से करना या केवल पेट की बीमारियों का इलाज एंटीबायोटिक और एंटासिड से करना एक अधूरा दृष्टिकोण है। यह ऐसे है जैसे हम पेड़ की केवल शाखाओं का इलाज कर रहे हों जबकि जड़ें गली हुई हों। आज जरूरत है एक समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की, जिसमें मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक और पोषण संबंधी पहलुओं को साथ जोड़ा जाए। गट ब्रेन एक्सिस को क्यों समझना जरूरी है? आंत को अक्सर दूसरा मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह न केवल भोजन पचाती है बल्कि यह 200 मिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स, 90% सेरोटोनिन और दर्जनों न्यूरोट्रांसमीटरन का उत्पादन करती है, जिनका सीधा संबंध मनोदशा, नींद, निर्णय क्षमता और यहां तक कि आत्मविश्वास से भी है। जब आंत की जैविक संरचना गट माइक्रोबायोम बिगड़ती है तो उसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ता है, जिससे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन या ब्रेन फॉग जैसी स्थितियां जन्म लेती हैं। लेकिन कई बार चिकित्सक इन मानसिक लक्षणों का इलाज केवल एंटी डिप्रेसेंट दवाओं से करते हैं, बिना यह समझे कि समस्या की जड़ आंत में हो सकती है। दूसरी ओर पेट की गड़बड़ी, गैस, कब्ज या एसिडिटी की स्थिति में दवा दी जाती है, बिना यह जाने कि इन लक्षणों की उत्पत्ति मानसिक तनाव से हो रही है। एकीकृत चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता। अब दुनिया भर में इंटीग्रेटिव मेडिसिन का चलन तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें एलोपैथी के साथ साथ पोषण, योग, ध्यान, मानसिक परामर्श और हर्बल उपचार को भी इलाज में शामिल किया जाता है। यह दृष्टिकोण खास तौर पर तब प्रभावी होता है जब किसी मरीज को न केवल एक बीमारी बल्कि कई जटिल शारीरिक मानसिक समस्याएं एक साथ हों। उदाहरण के लिए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम IBS का कोई स्पष्ट जैविक कारण नहीं पाया गया है, लेकिन यह रोग लाखों लोगों को प्रभावित करता है। अब यह प्रमाणित हो चुका है कि IBS का संबंध मानसिक तनाव, अवसाद और गट माइक्रोबायोम के असंतुलन से है। इसलिए केवल दवा देना पर्याप्त नहीं, बल्कि माइंडफुलनेस, डाइट मॉडिफिकेशन, योग और काउंसलिंग को भी उपचार का हिस्सा बनाना पड़ता है। पोषण प्लस मानसिक स्वास्थ्य इस स्थायी सुधार। डाइट का सीधा संबंध मानसिक स्वास्थ्य से है। यदि व्यक्ति प्रोसेस्ड, शक्कर-युक्त और फाइबर रहित भोजन ले रहा है तो उसका गट माइक्रोबायोम प्रभावित होगा और उसके मानसिक लक्षण बढ़ सकते हैं। अब दुनिया भर में न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी नामक एक नई शाखा उभर रही है, जो इस बात का अध्ययन करती है कि आहार कैसे मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इसलिए एक समग्र उपचार योजना में एक न्यूट्रिशनिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट और एक फिजिशियन तीनों की भूमिका अहम हो जाती है। समग्र उपचार क्यों अधिक प्रभावी है? लक्षणों को नहीं, कारणों को लक्ष्य करता है। यह सिर्फ बीमारी के लक्षणों को दबाने की बजाय उसकी जड़ तक पहुंचता है। स्वचिकित्सा प्रणाली को सक्रिय करता है। ध्यान, योग और प्राणायाम शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को जागृत करते हैं। मरीज की भूमिका को केंद्र में लाता है। मरीज केवल दवा लेने वाला नहीं, बल्कि अपने उपचार प्रक्रिया का सक्रिय हिस्सा बनता है। दीर्घकालिक परिणाम देता है। समग्र दृष्टिकोण से न केवल बीमारी कम होती है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। निष्कर्ष, स्वास्थ्य का सही अर्थ है संपूर्ण संतुलन। एक समग्र दृष्टिकोण का अर्थ है
मस्तिष्क और आंत को अलग अलग नहीं, एक संवादशील इकाई के रूप में देखना। यह समझना कि जब मन दुखी होता है तो आंत भी प्रभावित होती है, और जब पेट खराब होता है तो मन अस्थिर हो जाता है। आधुनिक चिकित्सा को अब इन दोनों के बीच के संबंध को प्राथमिकता देकर उपचार रणनीति बनानी चाहिए। आज की सबसे बुद्धिमान चिकित्सा वही है जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को साथ रखकर कार्य करती है। यही सच्ची हीलिंग है, दवा नहीं, दिशा। इस पूरी चर्चा से यह साफ होता है कि हमारा शरीर केवल हड्डियों, मांसपेशियों और अंगों का समूह नहीं है, बल्कि एक जटिल, जुड़ा हुआ और संवेदनशील सिस्टम है, जहां मस्तिष्क और आंत एक दूसरे के भावनात्मक और जैविक साझेदार हैं। द माइंड गट कनेक्शन हमें यही सिखाती है कि अगर हम सच में खुशहाल और स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो हमें केवल दिमाग या केवल शरीर का इलाज नहीं करना चाहिए, बल्कि आंतरिक संतुलन, मानसिक स्पष्टता और पोषण की समझ को एक साथ अपनाना चाहिए। यदि आपने कभी अनएक्सप्लेन्ड थकान, चिंता, पेट खराब, बार बार बीमार पड़ना या भावनात्मक अस्थिरता महसूस की है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी गट ब्रेन एक्सिस मदद मांग रही है, और अब आपके पास उस संदेश को सुनने का समय है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि आपको इस तरह की स्वास्थ्य और विज्ञान आधारित जानकारी पसंद है। शेयर करें अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जिन्हें मानसिक तनाव या पाचन समस्याएं हैं। शायद यही जानकारी उनके लिए मददगार साबित हो। सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही गहराई से समझाई गई किताबों की समरी, हेल्थ टिप्स और माइंड बॉडी कनेक्शन से जुड़ी बातें, वो भी आसान हिंदी भाषा में। और हां, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कोई महत्वपूर्ण जानकारी लाएं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें। आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सही जानकारी के साथ वो जिम्मेदारी एक आसान यात्रा बन सकती है। धन्यवाद, और अगली किताब में फिर मुलाकात होगी।